आपके फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारे टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब जानेंगे। पता है टैक्स ना बहुत ही प्यारा है और बहुत सिंपल है, केवल उसे समझने में हमें टाइम लग जाता है। थर्ड इज कैपिटल गेन, जो आज का आपका और हमारा जो संवाद है वो उसी हेड के अंदर है, कैपिटल गेन। सर आपके एडवाइसेस उनके लिए बहुत यूजफुल होंगे और करीबन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने टैक्स को प्लान कर पाएंगे। हम आपको 5 इनकम के सोर्सेज बताते हैं। अच्छा, अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आप इन 5 में से किसी भी हेड में कवर नहीं होते हैं तो सीतारमन जी कहती है या फाइनेंस एक्ट कहता है या इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अब मेरा जो कैपिटल गेन है ना वो पूरी तरह से तो मैं नहीं बोलूंगा पर 80% स्पेशल रेट पर चलता है। तो आपका मतलब है आज अगर हमने प्लानिंग सीख ली तो फिर से टैक्स मॉडिफाई हो जाएगा। तो जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उनके लिए है 1 साल का टाइम पीरियड, और जो अनलिस्टेड शेयर्स है अगर आप उनकी ट्रेडिंग करते हैं तो वो जाता है 2 साल के टाइम पीरियड। आपने स्टॉक्स तो नहीं रखे, वो तो पड़े ही हैं बेचारे। उन्हें अगर हम प्लेज करते हैं उस पर बिल्कुल सेफली 1%, 1.5%, 2% अगर चॉक आउट कर सकते हैं, सो दैट इज ओवर एंड अबव द रिटर्न ऑफ योर नॉर्मल STCG LTCG। तो F&O मार्केट हमें वो अवेलेबिलिटी देता है। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी मैंने चोरी करके इतना पैसा कमाया, तो डिपार्टमेंट कहता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टैक्स दे जाओ, बाकी पुलिस थाना तुम्हारा क्या करेगा मुझे नहीं पता। Hello friends, so it is said that money saved is money earned और कहीं ना कहीं टैक्स इज अ फॉर्म ऑफ एक्सपेंस। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं टैक्स एक्सपर्ट CA अनुपम पराशर जी, जो स्पेशलाइज करते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, इन्वेस्टिगेशन एंड अदर रिलेटेड टैक्स इश्यूज में। आज हम उनसे आपके फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड सारे टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस के जवाब जानेंगे और उनसे पता करेंगे कि आप कैसे अपने टैक्स को बेस्ट प्लान कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। विद दिस वेलकम सर, मैं आपका स्वागत करता हूं पूरे IBBM परिवार की तरफ से। थैंक यू सुधांशु जी। प्लेजर सर। IBBM को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके ऑडियंस को बेस्ट से बेस्ट एडवाइस रिगार्डिंग द टैक्सेशन दे सकूं। सर्टेनली सर, आपके एडवाइसेस उनके लिए बहुत यूजफुल होंगे और करीबन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग आ रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने टैक्स को प्लान कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सो विद दिस रिक्वेस्ट सर, मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा हमें हमारे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम के बारे में ब्रीफ कीजिए। इसके बारे में बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को। देखिए सुधांशु जी, मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जो टैक्सेशन है ना, ये टैक्सेशन, ये मेथडोलॉजी आज की नहीं है। हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो है 1961, पर ये बहुत पुराना टैक्सेशन प्रोसेस है। अगर मैं ये बोलूं कि जब मानव एग्जिस्टेंस में आया तो उसके दिमाग में सबसे पहले टैक्सेशन का ही पॉइंट आया। क्योंकि होता क्या है कि पहले सोसाइटी होती थी, या मैं कह सकता हूं परिवार होता था। उस परिवार को पूरी तरह से चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ कलेक्ट करना पड़ता था और उसके बाद हम उस परिवार को उसी कलेक्शन में से पे करते थे। धीरे धीरे पहले पता पड़ा कि भी पहले कबीले होते थे, फिर राजा महाराजा होने लगे। राजा महाराजा ने क्या किया, टैक्स लिया और सभी लोगों में फैसिलिटेट करने के लिए उन्हीं के ऊपर वो फंड को यूज करने लगे। उसके बाद में हमारे देश में राजा महाराजाओं का जो प्रचलन है वो खत्म हुआ। आज की डेट में हम लोग एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के थ्रू अपने पूरे के पूरे कंट्री को चलाते हैं। तो सरकार को भी मल्टीपल सुविधाएं देने के लिए कुछ ना कुछ कलेक्ट करना होता है, दैट इज टैक्सेशन।
तो 1961 इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। उससे पहले भी एक्ट था जो कि धीरे धीरे अमेंडमेंट होकर के फाइनली 1961 पे आकर के रुक गए। उसके बाद में अमेंडमेंट्स, मॉडिफिकेशन वगैरह चलती जा रही है। लेकिन आज की डेट में मेरे ख्याल से अगर आपने 1 फ़रवरी को फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमण जी का जो आपने स्टेटमेंट सुना होगा, तो वो अब 1961 जो एक्ट है टैक्सेशन का, उसको जल्दी ही रिप्लेस कर देंगे। पूरा टैक्स कोड ही नया आ जाएगा, लगभग पूरा का पूरा टैक्स कोड नया। तो आपके हिसाब से दैट वुड बी अ पॉजिटिव स्टेप इन द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स। तो सर जैसा कि आपने ये बताया, तो इस समय जो हमसे टैक्स लिया जाता है वो किन किन हेड्स के अंतर्गत लिया जाता है? किस किस टैक्स में हमसे टैक्स कलेक्ट करती है गवर्नमेंट? पता है सुधांशु जी, टैक्सेशन का जो एक्ट है ना, वो बहुत चालाकी से बनाया गया है। वो मैं मान सकता हूँ सर। यस, बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो हमारा जो फाइनेंस एक्ट है, या मैं बात करूं इनकम टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट में सिंपल एक बात बोली गई है कि अगर हम आपको 5 इनकम के सोर्सेज बताते हैं। अच्छा। अगर आप प्रूव कर देते हैं कि आप इन 5 में से किसी भी हेड में कवर नहीं होते हैं, तो सीतारमण जी कहती हैं, या फाइनेंस एक्ट कहता है, या इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि आपको 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। अच्छा। यू आर फ्री, आराम से कमाओ और उसे एंजॉय करो। लेकिन अगर आप इन 5 में से किसी भी हेड में कवर हो जाते हैं, यानी आपकी जो इनकम है, आपका जो सोर्स है, वो 5 हेड में से किसी में भी आ जाता है, देन यू हैव टू पे टैक्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो वो 5 हेड्स कौन कौन से हैं? उन्होंने बोला नंबर 1 इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी कि जो आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, उसमें जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की रिलेशनशिप होती है, एम्प्लॉयर से जो पैसा मिलता है, वो सैलरी हेड में चला जाता है। नंबर 2 उन्होंने बोला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि जो आप घर, दुकान किराए पर देते हैं और उससे जो आपको किराया मिलता है, वो हाउस प्रॉपर्टी में चला जाता है। 3rd इज कैपिटल गेन, जो आज का आपका और हमारा जो संवाद है वो उसी हेड के अंदर है, कैपिटल गेन, यानी जो आपकी एसेट है या जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको अगर आप सेल करके कोई भी फायदा उस पर अर्न करते हैं तो वो चला जाएगा कैपिटल गेन में। एंड 4th होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट्स कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड। मैं अगर अपना धंधा कर रहा हूं, मैं अगर अपना व्यापार कर रहा हूं, तो उससे आपको जो भी इनकम होगी वो जाएगी बिजनेस एंड प्रोफेशन में। और उसके बाद में इनकम टैक्स एक्ट कहता है अपार्ट फ्रॉम दैट लास्ट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो इनडायरेक्टली मैं पूछूं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो सब कुछ आ जाएगा? ना 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 ना, उसमें भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बच जाते हैं। और वो कौन से पॉइंट्स हैं? उसके लिए आपको दोबारा बुलाना पड़ेगा ना हमें। सर इधर ना मैं एक चीज पूछना चाहूंगा अभी हाल भाई, आज मैं आपको सारी चीजें अगर बता दूंगा तो दोबारा कहाँ मिलेगा मौका आपसे? सर तो ये तो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और हमारे व्यूअर्स के लिए अपॉर्चुनिटी है ना कि आप बार बार आए। अब जब नया टैक्स कोड इंट्रोड्यूस होगा तो हमें फिर से मौका मिलेगा आपसे फिर से बात करके नए टैक्स कोड को समझने का। अच्छा, एक बात और मैं आपको बोलना चाहूंगा सुधांशु जी, पता है टैक्स ना बहुत ही प्यारा है और बहुत सिंपल है, केवल उसे समझने में हमें टाइम लग जाता है, अदरवाइज बहुत ही आसान है। अब आप कहोगे सर बहुत आसान कैसे है? इतना आसान है कि जब से इनकम टैक्स एक्ट बना है और आज तक हर साल एक्ट में मॉडिफिकेशन होती है। और जनरली मॉडिफिकेशन कहाँ होती है? जहां सामने वाला उस एक्ट को समझ जाता है और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करने लगता है। तो आपका मतलब है आज अगर हमने प्लानिंग सीख ली तो फिर से टैक्स मॉडिफाई हो जाएगा? बिल्कुल होगा। टैक्स मॉडिफाई या तो जरूरत की वजह से होता है या फिर सामने वाला कुछ ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है और वो उस एक्ट में प्लस माइनस कर देता है तो एक्ट में टैक्स बचाने लगता है बेसिकली। मैं ये नहीं बोलूंगा, टैक्स की प्लानिंग कर लेता है। इधर मैं एक बात पूछूंगा, एक आजकल ना एक रील बड़ी वायरल हुई है, उसमें एक हमारे साहब हैं, कहाँ के हम उन पे तो मैं नहीं बोलूंगा, उन्होंने कहा हाउ टू मेक टैक्स 100% जीरो। तो उन्होंने कहा अगर आप नौकरी करते हैं तो अपने HR से बोलिए कि वो मुझे सैलरी ना दें,
फिर उन्होंने बोला कि मैं घर पे घास उगाता हूँ, बहुत सारी घास उगाता हूँ, और एचआर से बोलिए कि वो हर महीने मुझसे मेरी सैलरी के अकॉर्डिंग उतनी घास खरीद ले, बिल प्रोड्यूस करके घास खरीद ले। तो वो जो सारी इनकम है वो एग्रीकल्चर इनकम में चली जाएगी। अब मुझे नहीं पता किस हेड में कवर होगी, वो तो आप बताएंगे। ये कहा जाता है इंडिया में कि एग्रीकल्चर इनकम इज टैक्स फ्री, तो उन्होंने ये नुस्खा शायद वहां से निकाला और उन्होंने कहा भाई एचआर सारी घास खरीद लेगी, अपने वो कंपनी में कहाँ लगा रही है वो देख ले, मैं तो घास सप्लाई करने का काम करता हूँ। तो उन्होंने घास उगाई, घास सप्लाई की, उसके बदले पैसे लिए, तो वो एग्रीकल्चर इनकम बन गई, तो ये पूरी टैक्स फ्री हो गई। ओके, तो वाकई क्या ये नुस्खा काम करेगा? देखिए हमारे देश में ना 140 करोड़ लोग हैं, ये तो आप मानते हैं। वो धीरे धीरे और बढ़ेंगे, हो सकता है अगली बार जब मैं आऊँ आपके पास तो और ज्यादा हो जाए। तो 140 करोड़ लोगों को ना, अब जैसे कि मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, हमारा जो बजट आया था उसमें किसी को कोई मतलब नहीं, उनको केवल एक बात याद रही, 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना। लेकिन उसके पीछे कितने इफ एंड बट है किसी को नहीं पता। सब क्या बोलते हैं जी, सीतारमन जी ने ना अब तो हमें 12 लाख रुपए तक का टैक्स देना ही नहीं है। और मैं कहता हूं कि अगर आप 7 लाख रुपए कमाते हो तो भी हो सकता है कि आपको टैक्स देना पड़ जाए। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर आपने 12,50,000 रुपए कमा लिए तो आपको पूरे 12 लाख में अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट भी टैक्स देना पड़ जाए, आपको वहां भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, हम मानते हैं भी 140 करोड़ लोग हैं, वो केवल क्रक्स देखते हैं। अब मैं यहां पर आता हूं आपकी बात पर, जो लोग ये कहते हैं ना कि एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है, वो उनकी गलत फहमी है। okay. उसमें भी बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगे हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको एम्प्लॉयर से कोई भी बेनिफिट मिलता है तो वो सैलरी हेड में एज पर फेयर मार्केट वैल्यू टैक्सेबल हो जाता है। तो यानी ये नुस्खा फेल हो गया। ये नुस्खा वही है, जैसे मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। और वो ऐसे सैलरी हेड में ना ले जाकर बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिखा दे तो भी टैक्स, और अदर सोर्सेज में प्योर एग्रीकल्चर दिखा दे तो भी टैक्स, सब्जेक्ट टू मल्टीपल इफ्स एंड बट्स। इफ्स एंड। तो सर जो आपने ये 5 हेड्स बताए, हाँ। उसमें से हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट्स है वो किन किन हेड्स में गवर्न होगा? देखिए, अगर मैं आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, वो बेसिकली एक लिक्विड इन्वेस्टमेंट है, यानी कि शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, यूनिट्स, म्यूचुअल फंड्स, और ये जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर अगर मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कशन नहीं कर पाऊंगा, कि डिटेल में जाऊंगा तो हो सकता है कि आपके व्यूअर्स सही चीजें ना समझ पाए। सर हमें कहीं ना कहीं व्यूअर्स के हिसाब से बताना है कि यस। तो बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट 3 हेड्स में कवर होगी। नंबर 1 कैपिटल गेन, नंबर 2 बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड नंबर 3 अदर सोर्सेस। यानी कि जो आप आज मेरे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं उसका लगभग 70% क्वेश्चंस का रिप्लाई आपका कैपिटल गेन के अंदर होगा, यानी कि कैपिटल गेन जो हमारा हेड है, 20% हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन में होगा, रेस्ट हमारा अदर सोर्सेस में। तो सर फिर हम ये समझते हैं कि जो आपने एक सबसे इंपॉर्टेंट हेड बताया, दैट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, इसे थोड़ा ब्रीफ आउट कीजिए हमारे लिए। सबसे पहली बात है कि कैपिटल गेन हेड के अंदर क्या क्या टैक्सेबल होगा। तो उसमें अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है, जितनी भी आपकी एसेट्स है, जितने भी आपके राइट्स है, उन सभी को अगर आप सेल करते हैं, उससे आपको जो भी बेनिफिट होगा वो कैपिटल गेन हेड में जाएगा। अच्छा, तो एसेट्स की डेफिनेशन क्या होगी? एसेट्स इंक्लूड ऑल। बहुत चला के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, फिर से बोलो, वो घुमा फिरा करके वो अपने आप को बचा करके चलता है।
एसेट्स इंक्लूड ऑल, बट डज नॉट इंक्लूड, वो कहते हैं इसमें ये कवर नहीं करेंगे हम। अच्छा, ये सब है लेकिन बस ये नहीं है। ये नहीं है। वो क्या है, जैसे कि आप व्यापार करते हैं, धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें जो स्टॉक होता है वो कहते हैं वो एसेट नहीं मानेंगे। अच्छा, वो कहां से मान लोगे भाई, क्योंकि आपने उसे बिजनेस प्रोफेशन में डाल दिया। मतलब बेसिकली बेचना है आपने। यस, तो इस तरीके से उसने लगभग सभी चीजों को कवर कर दिया कैपिटल एसेट के अंदर। अच्छा, यस। तो सर अब इसमें टैक्सेशन कैसे होगा? इसमें टैक्सेशन कैसे होगा, सबसे पहले ना हमें ये जानना जरूरी है कि क्या ये एसेट है। अच्छा, तो आंसर आता है यस। एवरीथिंग इज, क्योंकि सबसे पहले हमारे माइंड में आना चाहिए कि भी जिस चीज को मैं ट्रेड कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, क्या वो एसेट है? अगर आंसर आया यस, तो उसके बाद में आपका दूसरा क्वेश्चन होगा ये कितने टाइम से मेरे पास है। अच्छा, हो सकता है कि वो आपके पास में आपने अभी जल्दी में खरीदी हो, और हो सकता है आपने काफी पहले खरीदी हो। तो सर जल्दी और बाद इसका भी कोई इंपैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अगर आपने अभी जल्दी में वो एसेट परचेज करी है और उसको अगर आप सेल करते तो उस पे आपके ऊपर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसे हम एसटीसीजी बोलते हैं। यस। अच्छा सर, मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी कि एसेट भी दो तरह की होती है क्या? बिल्कुल, दो तरह की एसेट्स होती है। एक होती है शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और एक होती है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। अच्छा, अब बात आती है जी शॉर्ट टर्म क्या होती है। शॉर्ट टर्म कहता है वो शॉर्ट टर्म होती है जो लॉन्ग टर्म नहीं होती है। यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, अब लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्या होती है? अगर आपके पास में कोई एसेट 1 साल से ज्यादा रही है या 2 साल से ज्यादा रही है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगी। अभी 1 साल 2 साल क्या हो गया? यस, बेसिकली ना एसेट्स को क्लासिफाई किया है 2 पार्ट्स में। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं जो आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे कि शेयर्स है, शेयर्स को 12 मंथ्स यानी 1 साल के पीरियड में कवर किया गया है। अगर मैं शेयर्स में भी बात करूं, 2 तरीके के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं लिस्टेड, जिसमें आईबीबीएम एक्सचेंज में जो ट्रेड हो रहे हैं, यस, जिसके बारे में आईबीबीएम एक्सपर्ट एडवाइस देता है। सर वो मैं मान सकता हूं। ठीक है, तो जो लिस्टेड शेयर्स होते हैं उनके लिए है 1 साल का टाइम पीरियड, और जो अनलिस्टेड शेयर्स है अगर आप उनकी ट्रेडिंग करते हैं तो वो जाता है 2 साल के टाइम पीरियड। तो हम इसे ऐसे समझें कि अगर कोई शेयर एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में काउंट हो जाएगा अगर मैंने उसे 1 साल से ज्यादा रखा हुआ है। यस, लेकिन अगर वो डायरेक्ट मतलब एक्सचेंज पे ट्रेड नहीं हो रहा है, एक तरीके से ग्रे मार्केट या नॉर्मल मार्केट में अनलिस्टेड शेयर की तरह ट्रेड हो रहा है, तो 2 साल रखा 2 साल, तब वो काउंट किया जाएगा इस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। और अगर वो इन दोनों डेफिनेशंस में कवर्ड नहीं हो रहा तो वो शॉर्ट टर्म में चला गया, वो शॉर्ट टर्म हो गया। तो बेसिकली 1 साल से अगर मैंने किसी स्टॉक को 1 साल से कम पीरियड के लिए रखा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का पार्ट बन गया। यानी कि अगर मैं बात करूं आज का जो हमारा मुद्दा है उसमें अगर मैं लिस्टेड शेयर्स की बात करूं तो वो 1 साल में कवर होगा। अगर मैं अनलिस्टेड शेयर्स की बात करूं तो वो 2 साल में कवर। और बाकी सब वही शॉर्ट टर्म में चला गया। काफी टेढ़ा हो गया सर। नहीं, मैं एक बार आप जो समझ लेंगे ना तो बहुत सिंपल है। मैं आपको बता देता हूं भाई, एसेट्स को 2 पार्ट्स में। कैपिटल गेन क्या कहता है? अभी तो आपको लगा बहुत ज्यादा पता नहीं क्या क्या है। सिंपल, एसेट्स कितने तरह की होती है? एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है, सिंपल। तो सर अब अगर इसे ना क्वेश्चंस को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, मान लेते हैं कि कोई ऐसे पूछते हैं मतलब कि अगर कोई है जिसकी कोई और इनकम नहीं है, मतलब उसने कोई और इनकम नहीं कमाई और उसने सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग करके विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। उसने बेसिकली जैसे आपने समझाया 1 फाइनेंशियल ईयर में काम किया, कोई और इनकम नहीं है उसकी, उसने स्टॉक ट्रेडिंग करके 15 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो उस पे क्या टैक्स लगेगा? यानी कि आपके अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं कि उसने जो शेयर्स की ट्रेडिंग की है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है। आप कह सकते हैं भाई 1 साल से कम नहीं मान रहा हूं मैं। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो उस केस में बेसिकली मेरे को थोड़ा सा ना आपको बताना पड़ेगा, इसमें बैकग्राउंड पे जाना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर समझ पाएंगे। अब आपने मेरे से पूछा कि भी टैक्सेशन के अंदर टैक्स लायबिलिटी रेट क्या है, कैसे है? अच्छा, देखिए बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो मैं अभी ना आपके साथ में बात कर रहा हूं
जो 23 जुलाई 2024 को अमेंडमेंट्स आई थी, मैं उससे रिलेटेड, मैं अभी फर्स्ट फैब को लेकर के आपसे डिस्कशन नहीं कर रहा। फर्स्ट फैब 2025 से रिलेटेड डिस्कशन नहीं कर रहा, डिस्कशन नहीं कर रहा हूं मैं। उसके बारे में अगर बोलूंगा तो देन आई विल एक्सप्लेन। तो बेसिकली हमारे यहाँ पर दो तरीके की रेट चलते हैं, एक स्लैब रेट और एक स्पेशल रेट। ओके, ये कुछ नया हो गया। हाँ, स्लैब रेट और स्पेशल रेट। बेसिकली स्लैब रेट क्या होता है, जो आपने सुना है हमेशा कि भाई 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना, इसके आगे इतना परसेंटेज टैक्स, 3 लाख से 7 लाख रुपए, फिर 7 लाख से 10 लाख रुपए, फिर 10 से 12, फिर 15, फिर उसके बाद इस तरीके से, जो कि अभी सीतारमन जी ने आपने सुना होगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके की परसेंटेज, यानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी। दैट्स कॉल्ड स्लैब रेट। एक होता है स्पेशल रेट, यानी कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप एक्स इनकम अर्न करोगे तो आपको स्पेशल टैक्स देना पड़ेगा, मतलब उसका हम स्लैब रेट में काउंट नहीं करेंगे। वो स्लैब रेट अलग हो गई। मैं भी आपको टैक्स सिस्टम बता रहा हूं। एक हो गया स्लैब रेट, एक हो गया फिक्स। भाई अगर 5% है तो 5 ही है, अच्छा। 15 है तो 15 है, 20 है तो 20 है, 30 है तो 30 है। अगर आपने चोरी करके पैसा कमाया तो 30% टैक्स दे जाओ, अच्छा। आपको स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, आप कहते हैं जी मैंने चोरी करके इतना पैसा कमाया, तो डिपार्टमेंट कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टैक्स दे जाओ, बाकी पुलिस थाना तुम्हारा क्या करेगा मुझे नहीं पता, मेरा टैक्स मुझे दे दो आप। तो यानी आप मुझसे कह रहे हो कि अगर मैं चोरी करूं लेकिन टैक्स भर दूं तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, मैंने ये नहीं बोला। पुलिस अपना काम करेगी, इनकम टैक्स अपना काम करेगा। इनकम टैक्स करेगा, मैं तुझे तंग नहीं करूंगा। इनकम वो क्यों तंग करेगा, मेरे को तूने टैक्स दे दिया। बाकी जो तूने अगर 100 रुपए की चोरी करी है वो तो अधिकारी तुझसे 100 रुपए ले लेगा ना, यानी टैक्स तो डिपार्टमेंट फ्री आ गया, उसे क्या दिक्कत है? तो अब कुछ पुलिस रियायत देगी उस जगह कि टैक्स बढ़ दिया इसमें शराफत से? बिल्कुल नहीं। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं, हम थे एक स्लैब रेट होता है, एक स्पेशल रेट होता है। यानी स्पेशल रेट हो गया, वो हो सकता है 5%, 10%, 15%, 20%। अब मेरा जो कैपिटल गेन है ना, वो पूरी तरह से तो मैं नहीं बोलूंगा, पर 80% स्पेशल रेट पर चलता है। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म, मैं आपके क्वेश्चन पे आ रहा हूं, अगर आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अर्न कर रहे हैं वाया इक्विटी शेयर दैट इज लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, जी बिल्कुल, तो उस केस में आपके ऊपर स्पेशल रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होगा, दैट इज 20%। ओके। मैं अब बात कर रहा हूं आपसे 23 जुलाई 2024 के बाद की जो अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। यानी कितना टैक्स लगेगा? 20%। तो 15 लाख पे, जो मैंने अभी आपको बोला कि किसी की कोई और इनकम नहीं है और उसने 15 लाख रुपए कमाए। हाँ, अब मैं इस पे आता हूं। यानी कि अब 15 लाख रुपए कमाए हैं, उसकी टोटल इनकम ही 15 लाख रुपए, उसके अलावा उसकी कोई और इनकम है ही नहीं। तो उस केस में पता है, ये फिर बेचारा परेशान हो जाएगा, ये कहेगा कि भाई मैंने 15 लाख रुपए कमाया है, पर मुझसे पूरा बेनिफिट क्यों ले रहे हो? यहां पर तुमने 3 लाख का बेनिफिट भी तो दे रखा है स्लैब रेट में। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं भरना है। यस, ये 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं बन रहा। तो भाई मुझे ये फायदा तो दे दो। तो डिपार्टमेंट कहता है क्यों चिल्ला रहे हो, मिलेगा फायदा। यानी कि अगर आपने 15 लाख रुपए कमाया है, तो 15 लाख में से आपकी जो ये 15 लाख इस बास्केट में, इसमें से 3 लाख रुपए उठा के स्लैब रेट वाले बास्केट में डाल दो। ठीक है, डाल दिया, तो यानी कि 3 लाख रुपए पे आपका टैक्स जीरो हो गया। करंट फाइनेंशियल ईयर में वो क्या हो चुका है, मतलब जो अभी जो बिल आया उसके अकॉर्डिंग वो 4 लाख रुपए हो चुका है। अब इसके बाद आपका बचता कितना है? 12 लाख रुपए। अब 12 लाख रुपए पे कितना टैक्स लगेगा आपका? 20% स्पेशल रेट के अकॉर्डिंग। तो 12 लाख पे मोटा मोटी उसे फ्लैट 2,40,000 रुपए का टैक्स भरना है, अगर मैं ऐसे बोलूं, क्योंकि उसकी कोई और इनकम नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बेनिफिट दे दिया कि भैया जहां तक मैं टैक्स नहीं ले रही वहां तक मैं तेरे को छोड़ देती हूँ, उस पर टैक्स मत भर। यस। अब यहाँ पे पता है एक बात हो रहा है, डिपार्टमेंट यहीं तक नहीं छोड़ता, वो कहता है मैं इसके ऊपर सरचार्ज भी लूंगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है इनकम के ऊपर। यस। तो उसकी बात अभी नहीं करते सर, उसे छोड़ देना। हाँ। अब इसे और थोड़ा सा मैं आपके लिए रिफाइन करता हूँ अपने व्यूअर्स के समझने के लिए। मान लीजिए 10 लाख रुपए तो उसने जॉब से कमाए, हाँ। और 10 लाख रुपए उसने
विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर, जिसे आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की कैटेगरी में डाला, उससे उसने 10 लाख रुपए कमाए, तो लॉजिकली उसने 20 लाख रुपए कमा लिए, 10 लाख रुपए जॉब से मेहनत करके और 10 लाख रुपए स्टॉक ट्रेडिंग करके। ठीक है ना, इस पे कैसे टैक्स लगेगा? सिंपल, 2 बास्केट फिर से मेरी आ गई। इसमें कितना पड़ा हुआ है? इसमें तो एज पर द स्लैब रेट कितना पैसा है इसमें? 10 लाख। 10 लाख। तो इस स्लैब रेट में मेरे को बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा। जो मिल रहा है मतलब मिल वो जाएगा। जो मिल गया, बास्केट फुल है ऑलरेडी, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी यहाँ। अब हम इधर आते हैं। हाँ, यहाँ पर मेरा 10 लाख का कैपिटल गेन है, जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। तो यहां से मैं 3 लाख इधर तो लेके नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि ये फुल है ऑलरेडी। जो एग्जेम्पशन वाला पॉइंट है वो फुल है। हाँ। यानी कि यहां पर वो अपनी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देगा और यहां पर फिक्स 20% टैक्स पे कर देगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं, जो करंट अभी रिसेंट में लॉन्च हुआ है 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो उसकी जॉब इनकम तो 12 लाख से कम है। हाँ, तो क्या वो एग्जम्पशन उसे तब भी नहीं मिलेगी? नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उसकी नेट इनकम 20 लाख हो गई है। अगर उसकी टोटल इनकम 12 लाख रुपए से कम होती। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करता हूं, अब आप मेरे से बात कर रहे हैं उस फाइनेंस एक्ट की जो अभी 2020। तो इसे ऐसे अमाइंड कर लेते हैं क्वेश्चन को, 10 लाख रुपए उसने जॉब से कमाए और 1 साल में फाइनेंशियल ईयर ट्रेडिंग करके सिर्फ 1,80,000 रुपए कमाए, तो 11,80,000 रुपए का उसका टोटल नेट इनकम बन गई। असल में उसमें क्या होता है ना, डिपार्टमेंट आपको रिबेट देता है। वो कहता है कि अगर आपने 12 लाख रुपए तक कमा लिया, चिंता ना करो, कोई टैक्स नहीं देना। ओके, बट दिस इज एप्लीकेबल फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, राइट? यस, करंट फाइनेंशियल ईयर में दिस फिगर इज 7 लाख रुपीस। अभी तो मतलब 7 लाख है। जो मुझे लगता है कि कुछ लोग तो बस ये सोच रहे होंगे कि भाई ठीक है, लड़के हमने इनकम तो 12 लाख कर दी एग्जेम्प्ट, अब 12 लाख कमाए कैसे? उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा? कुछ पैसे इकट्ठा करो, आईबीपीएम को दो, और वो हो सकता है उसे 12 लाख बना दे, 15 लाख रुपए। सर देखिए, आईबीपीएम हैज अ हिस्ट्री ऑफ मेकिंग कंसिस्टेंट इनकम एंड गिविंग वैल्यू टू इट्स क्लाइंट्स। मैं साफ बताता हूँ, तो हमारा टारगेट होता है कि रियल एजुकेशन देना। अब बाजार में ना बहुत गलत इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो क्या दिखाते हैं 10 लाख रुपए कमा कर कैसे 1 साल में 1 करोड़ बनाया। अब आप इतने लर्नेड पर्सन हैं, आप खुद जानते हैं कि व्हाट इज अ लेजिटिमेट रिटर्न इन द मार्केट या ओवरऑल किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट पे आप एक CAGR दे रहे हो विच इज 20 to 24%, दैट इज ह्यूज। मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा है। अब लोग ना मतलब एक कल्चर सा चला है जिसमें लोग फास्ट मनी चाहते हैं, दैट इज जल्दी पैसा। उस पर भी इन्वेस्टमेंट कम है या है ही नहीं, कम पैसा, उसके ऊपर ज्यादा पैसा चाहिए, हर साल चाहिए, बिना ड्रॉ डाउन के चाहिए। मैं आपको एक लाइव देता हूं, मेरे पास एक साहब आए, तो उन्होंने कहा सर, मैंने पूछा भाई कैसे करना है, हमने तो 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, विल कंसिडर। 5 लाख पे आप कितना रिटर्न चाहते हैं? कि जी 5 लाख लगाया है तो हर महीने 50,000 रुपए तो आ ही जाए, यानी 10% महीने का 1,20,000 रुपए CAGR निकालूं तो करीबन 140% सालाना। बिल्कुल। और मैंने कहा चलिए उस पर रिस्क क्या देंगे आप? सर 1 रुपया भी हिल गया तो आपसे ले लूंगा। मैंने कहा एक काम करो सर, आप एक बंदूक खरीदो और आप तब घूमो बाजार में, आपको ये रिटर्न मिलेगा। तब भी नहीं मिलेगा। अब मैंने कहा तो अगर ये रिटर्न पॉसिबल है तो बाकी बिजनेसमैन काम ही क्यों कर रहे हैं, छोड़ छाड़ देना। सही बात। अगर 30 बड़े दुनिया के सबसे बड़े फंड मैनेजर्स 15 से 16% CAGR की बात करते हैं, जब आप सेफ्टी की बात करते हो, मैं मानता हूं बाजार में बड़े रिटर्न्स पॉसिबल है, हम देते भी हैं, बट एवरी रिटर्न कम्स विद अ रिस्क एपेटाइट। तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस लेना जरूरी है। खैर मैं उधर नहीं चल रहा वो, तो हम और इस क्वेश्चन को एक लेवल ले जाता हूं कि स्टॉक ट्रेडिंग करने से एक फाइनेंशियल ईयर में किसी को लॉस हो जाता है, तो इनकम टैक्स कैसे प्लान किया जाए, या क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसके लिए कहता है, या हमारा फाइनेंशियल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है इसके बारे में? देखिए इसके बारे में ना हमारा जो इनकम टैक्स एक्ट है वो बहुत बढ़िया है। मैंने आपको पहले ही बोला था, वो सिंपल सी बात कहता है, आपको लॉस हो गया कोई बात नहीं, आप किसी अच्छे इन्वेस्टर के पास चले जाओ, जैसे IBPM के पास, वो पक्का प्रॉफिट अर्न करा देंगे आपको। ठीक है। और अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है हम तुम्हारे साथ हैं, जो आपको लॉस हुआ था उससे आप एडजस्ट कर लो। ओके। यानी कि दैट्स कॉल्ड सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है। यानी कि अगर आपको सेम ईयर में अकल आ गई
और आपने सेम ईयर में प्रॉफिट कमा लिया तो सेट ऑफ हो जाएगा। सेम ईयर में हो गया, वो तो लॉस ही नहीं हुआ एक तरीके से। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। अगर आपको एक जगह लॉस हो रहा है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में गेन हो रहा है, तो आप उसे सेट ऑफ कर लो। अच्छा, अगर नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर लो। अच्छा, और जब आप नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करोगे तो जो आपने नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट अर्न किया उससे उस लॉस को एडजस्ट कर लो। ओके, यानी कि ये पूरी परमिशन है। और हम कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर 8 years तक। तो यानी आप मुझसे कह रहे हो, मान लो एक एक्स क्लाइंट है जिसने एक जस्ट फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपए का लॉस ले लिया STCG में, तो वो उसे 8 साल तक अगर उसे कभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाता है तो उससे सेट ऑफ करके टैक्स ना भरे। वंस द सेट ऑफ इज कंप्लीटेड, उसके बाद जो उसके ओवर एंड अबव गेन होगा उस पर वो एज पर द स्पेशल रेट्स टैक्स भरेगा। यस, बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, ये एक बहुत बड़ी क्लियरेंस थी। तो सर जैसे अब STCG काफ़ी हद तक क्लियर हो गया है हमें और कैसे उसका टैक्स प्लानिंग करनी है, अब हम बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसे आपने बोला 1 साल से ज़्यादा अगर लिस्टेड है, 2 साल से ज़्यादा अगर अनलिस्टेड है, प्लस इन पे डिविडेंड इनकम के। अब हम क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए किसी ने स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स रखे हुए थे, 1 साल से ज़्यादा रखे हुए थे, लिस्टेड थे या लेजिटिमेट थे एज पर सेबी रूल्स, और उसने 1 साल बाद उन्हें बेचा और उस पर गेन लिया, प्रॉफिट कमाया, तो उस पर टैक्सेशन कैसे होगा? देखिए बेसिकली अब ना बहुत सिंपल कर दिया है। पहले मल्टीपल रूल्स थे इस चीज़ को लेकर के, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी। तो जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है हमारी, वो अब उस चीज़ों को ना काफ़ी रिफाइन कर रही है। तो उन्होंने एक सिंपल सी बात बोली कि अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटीज के ऊपर, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, जो कि अभी आपने बोला, तो उसके ऊपर आपको 12.5% रेट से टैक्स देना होगा। साथ में उन्होंने एक और बेनिफिट दिया कि आपको 1,25,000 रुपए तक का टैक्स इनकम के ऊपर टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। यानी कि 1,25,000 रुपए आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उसमें से 1,25,000 रुपीज लेस कीजिए, रेस्ट अमाउंट के ऊपर 12.5% टैक्स दे दीजिए। लेकिन यहां पर उन्होंने हमारा एक प्रॉफिट छीन लिया। कैसा? जो रिबेट है 7 लाख रुपीस और 12 लाख रुपीस। अच्छा, 7 लाख जुलाई 24 एंड 12 लाख फ्रॉम अभी जो इंट्रोड्यूस हुआ है। तो वो जो रिबेट है वो आपको यहां पर नहीं मिलेगी। यानी शॉर्ट टर्म में वो बेनिफिट मिल रहा है पर लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट ने उस चीज को मना कर दिया। तो बेसिकली अब मैं थोड़ा सा और रिफाइन करता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए। इसे आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जो सर की लैंग्वेज में है, कि आपके पास स्लैब रेट वाली एक बास्केट है और एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाली बास्केट है। करेक्ट मी सर, आई एम रॉन्ग। अगर आपने सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया और कोई और इनकम नहीं है, तो जो स्लैब रेट में आपको टैक्स नहीं भरना, उधर तक की मेरे को रिबेट है और बैलेंस पे मैं टैक्स कर दूं। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी 12 लाख से नीचे हो गया तो कुछ नहीं भरना, सब्जेक्ट टू नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया और वही गेन मान लीजिए सिर्फ 10 लाख हुआ, तो मेरे को कोई स्लैब रेट का बेनिफिट नहीं है, सीधा 1.25 लाख रुपए कम करूं और 8,75,000 पे 12.5% टैक्स भरना। ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन। होता क्या है, आपका एक बास्केट ये हो गया जिसमें स्लैब रेट है, एक हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक तीसरा क्या है, रिबेट। यानी 7 लाख रुपए तक आपको टैक्स नहीं देना, 7 से ऊपर हो गया सब कुछ बेकार, यानी 7 लाख का फंडा खत्म। अच्छा, 12 लाख रुपए तक अगर आपकी केवल इनकम है तो आप ठीक है, अगर 12 लाख से ऊपर हो गया तो खत्म। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। वही तो कह रहा हूं सर, वो एप्लीकेबल नहीं। एग्जेम्पशन की बास्केट आपको मिलेगी, एग्जम्पशन की लॉन्ग टर्म में भी मिल जाएगी। यस। तो इसे फिर हम ऐसे करते हैं कि जो 4 लाख रुपए तक है, ऐसे समझते हैं कि इसने 10 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, बाकी सारे हेड छोड़ देते हैं। तो पहले तो वो 4 लाख रुपए इस बास्केट को भर ले, अब बचे 6 लाख। 6 लाख में से 1,25,000 रुपए का डिडक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है, तो बचे 4,75,000। 4,75,000 पे 12.5%। यस। और अगर कोई और हेड उस बास्केट को भर चुकी है, तो फिर ये खत्म हो गया केस। ये एक तरीके से मेरे लिए LTCG एक लास्ट ऑप्शन बचा है उस बास्केट को भरने के लिए। यानी कि मैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिंपल सी बात है
अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 10 लाख रुपए, मैं 12 लाख रुपए की रिबेट वाली बात कर रहा हूं, नो टैक्स। अच्छा, अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10 लाख रुपए, तो उस केस में केवल और केवल 4 लाख रुपए तक की एग्जेम्पशन मिल जाएगी, 6 लाख रुपए पे आपको टैक्स देना पड़ेगा, 1/25 उसमें से लेस हो जाएगा। यस, जो आपने एग्जांपल दिया, बिल्कुल। और सर इसको अब हम एक स्टेप आगे ले जाते हैं। मान लीजिए उसे लॉस हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो गया तो? हाँ, वही सिंपल थ्योरी, फिर से प्रॉफिट कमाइए और उससे सेट ऑफ। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म लॉस को आप लॉन्ग टर्म से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को आप शॉर्ट टर्म से एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, उस चीज की एक्ट परमिशन नहीं देता। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो मैं उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों से एडजस्ट कर सकता हूँ। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही एडजस्ट कर पाऊंगा। अब इधर मेरा एक क्वेश्चन आता है, मान लीजिए किसी ने रियल एस्टेट बेचकर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया और स्टॉक मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कमा लिया, तो एडजस्ट कर सकता है? लॉन्ग टर्म नो इशू, नो इशू। यस यस, लॉन्ग टर्म हो सकता है भाई, क्योंकि लैंड भी एक फॉर्म ऑफ एसआरटी है। तो उस केस में वो एडजस्टमेंट पॉसिबल है। अब सर थोड़ा सा डिविडेंड के बारे में भी जान लेते हैं। अब ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वाले लोग होते हैं, बेसिकली वो स्टॉक्स को होल्ड करते हैं। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो 5-5, 10-10 साल से भी होल्ड कर रहे हैं, और उनको उन्हें डिविडेंड इनकम आती है। कंपनी हर साल या मे बी समटाइम स्पेशल डिविडेंड रेगुलरली इंट्रोड्यूस करती है, तो डिविडेंड इनकम उन्हें रिसीव होती है। तो गवर्नमेंट इस डिविडेंड इनकम को कैसे ट्रीट करती है? डिविडेंड इनकम मेरी वही जो मैंने आपको कहा था, रेस्ट हेड इज अदर सोर्सेस, वो डिविडेंड उठ के मेरे अदर सोर्सेज में चला जाएगा और वहां पर जो स्लैब रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स। अच्छा, वो अदर सोर्सेज में, वो अदर सोर्सेज, तो बेसिकली नॉर्मल इनकम के स्लैब रेट में ऐड होगा। बिल्कुल नॉर्मल, उसके लिए कोई हमें रिबेट डिडक्शंस कुछ नहीं मिलता। No. अलग से जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 तक कोई टैक्स नहीं भरना, पूरा टैक्स भरना पड़ेगा। सर आपको लग रहा है आपके लिए टैक्स बहुत सिंप्लीफाइड होगा? मैं अपने व्यूअर्स को बताना सकता हूँ कि सर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझा रहे हैं। मेरे को काफी कुछ समझ में आ चुका है, होपफुली आपको भी आ रहा हो, लेकिन मुझे इतना सिंप्लीफाइड भी नहीं दिख रहा जितना उन्हें लग रहा है। क्या, अब हम उस सेगमेंट की बात करते हैं जिसके लिए हम स्पेशलाइज करते हैं, विच इज फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग। मुझे तो लगा कि आप सभी में सर एक्चुअली करते सब में, लेकिन एसटीसीजी और एलटीसीजी में ना इट्स लाइक मोर ऑफ एन इन्वेस्टमेंट स्टफ। उस पे मार्जिन प्लेज करके बहुत सारे रिटर्न्स एडिशनल निकाले जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस अलाउ करता है कि आप प्लेज करके मार्जिन्स ले लें और उस पे सेफली मैं 1%, 1.5%, 2% जो भी निकाल सकूं, वो ओवर एंड अबव योर एसटीसीजी और एलटीसीजी हो गया। आपने स्टॉक्स तो नहीं रखे, वो तो पड़े ही हैं बेचारे, उन्हें अगर हम प्लेज करके उस पर बिल्कुल सेफली 1%, 1.5%, 2% अगर चॉक आउट कर सकते हैं, सो दैट इज ओवर एंड अबव द रिटर्न ऑफ योर नॉर्मल एसटीसीजी एलटीसीजी। तो एफ&ओ मार्केट हमें वो अवेलेबिलिटी देता है, डेरिवेटिव सेगमेंट, जैसा कि आप जानते होंगे। अब ऐसे समझते हैं कि अगर किसी ने एफओ मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाया तो उसका कैसे टैक्सेशन होगा? यानी कि आप जिस चीज में एक्सपर्ट हैं, मैं गलत बोल रहा था कि वो कैपिटल गेन में कवर होता है। सर एक्सपर्ट मैं फिर बोलूंगा हर जगह, लेकिन यू नो बाजार से वो एडिशनल रिटर्न का मजा अलग है। यस, तो बेसिकली एफ&ओ और इंट्राडे, ये दो ऐसे कंपोनेंट है जो बिजनेस एंड प्रोफेशन की तरफ चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि सही बात है, एफ&ओ के अंदर आप लोगों को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, तब जाकर के लोगों के पैसे सेव होते हैं और उस पर वो प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। तो ये एक तरीके का बिजनेस ही है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी समझता है कि सही बात है, यहां पर ब्रेन ज्यादा यूज होता है, प्लानिंग ज्यादा यूज होती है, तो ये प्योरली बिजनेस है। तो आप कह रहे हो कि एफओ इनकम जितने भी है वो कैपिटल गेन्स का पार्ट नहीं बनती? वो कैपिटल गेन का पार्ट नहीं बनेगी, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट। यस, अब पता है बिजनेस एंड प्रोफेशन बहुत सिंपल है। वो कहता है कि बिजनेस इनकम दो तरीके की होती है, एक स्पेक्युलेटिव बिजनेस और दूसरी नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस। यानी कि 99% केसेस नॉन स्पेक्युलेटिव बिजनेस के अंदर आते हैं। स्पेक्युलेटिव में कुछ हैं जिन्हें कवर किया गया है, जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग, उसको स्पेक्युलेटिव बिजनेस में लेकर के गए हुए हैं डिपार्टमेंट।
दूसरा, इसके अंदर अगर आप हॉर्स रेस में पैसा लगाते हैं या किसी और चीज में पैसा लगाते हैं तो वो सारा का सारा आपका मतलब स्पेकुलेटिव बिजनेस में आ जाता है। इधर मैं एक बात थोड़ा सा पूछना चाहूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग स्पेकुलेटिव, ये मैंने जानबूझ के बोला क्योंकि ये आपके मतलब का पॉइंट है। सर मैंने शेयर खरीदा और मैंने बेच दिया, अब मैं वो इंट्राडे में बेचूं या 2 दिन बाद बेचूं या 4 दिन बाद बेचूं या 1 साल के अंदर, वो तो एसटीसीजी का ही पार्ट बनेगा ना। नहीं, देखिए इंट्राडे बेसिकली होता है जो विद इन अ डे सेल परचेज हो जाए विदाउट एनी फिजिकल डिलीवरी, क्योंकि जो एक दिन के अंदर अंदर जब आप सेल भी करते हो, उसी सौदे को उठाया और उसी सौदे को अगर आपने बेच दिया तो वो बेसिकली इंट्राडे में आ जाता है। तो आप मुझसे कह रहे हो कि इंट्राडे अगर मैं शेयर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, सेम डे खरीदा सेम डे बेचा, तो वो एसटीसीजी का पार्ट नहीं बनेगा? वो एसटीसीजी का पार्ट नहीं बनेगा, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट, और ये स्पेकुलेटिव भी माना जाएगा। ये स्पेकुलेटिव भी माना जाएगा। तो जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की हम ट्रेडिंग करते हैं वो स्पेकुलेटिव है? वो स्पेकुलेटिव नहीं है। तो आप मुझसे क्या कह रहे हो कि स्टॉक ट्रेडिंग अगर मैं इंट्राडे में कर रहा हूँ तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन स्पेकुलेटिव इनकम, स्पेकुलेटिव, और अगर मैं एफ&ओ ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम बट नॉन स्पेकुलेटिव में चला गया। यस सर आपने तो पूरा फंडा ही हिला दिया कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो स्टॉक्स में तो वो बन गई स्पेक्युलेटिव बिजनेस एंड प्रोफेशन। मुझे तो लगा कि आप इस चीज को सुन के बड़े खुश होंगे। सर खुश मैं तब होऊंगा जब आप थोड़ा टैक्स बचवाओगे। हाँ, अब आप हमें इस पे प्रकाश डालिए कि इन दोनों चीजों को कैसे हैंडल करना है। पता है, वैसे मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए, पर यस, केवल बिजनेस एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपने व्यापार से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस में बुक कर सकते हैं। Okay. वैसे समझदार को इशारा काफी है, पर सही शब्दों में आप व्यापार से रिलेटेड सारे के सारे खर्चे बुक कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। आपने 1 करोड़ रुपए के शेयर्स को सेल किया, परचेज किया था 50 लाख रुपए में, आपको प्रॉफिट कितना हुआ? 50 लाख। कितना टैक्स देना पड़ेगा? एज पर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, फिक्स रेट। वही दूसरी तरफ मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाता हूं। अब यहां 1 करोड़ कमाने के लिए हो सकता है आपने 50 लाख रुपए कमाने के लिए हो सकता है आपने 5 एम्प्लॉय भी हायर किए हो सकता है आपने एक रूम भी रेंट पर लिया हो कि भाई एक साइलेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा। आपने हो सकता है कि मल्टीपल बुक्स वगैरह भी परचेज की हो स्टडी करने के लिए, सॉफ्टवेयर भी परचेज किए हो, आप लोगों की कंसल्टेंसी भी ली हो, तो वो सारा का सारा एक्सपेंस जीरो हो गया मेरे को पूरे 50 पर ही टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर मैं मूव कर गया बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर, तो वो जितने भी एक्सपेंसेस है वो सारे के सारे मेरे बुक हो जाएंगे। यानी कि 50 लाख रुपीस के अगेंस्ट अगर मेरा 40 लाख रुपीस एक्चुअल में एक्सपेंस हो रहा है, मैं फिर वही बोलूंगा बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंस अगर हो रहा है तो 10 लाख रुपए पर ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका क्या हमें बुक ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेंगी? वो डिपेंड करेगा कि अगर आप एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अब अच्छे बिजनेस की क्या डेफिनेशन है वो अलग टॉपिक है, मतलब बड़ा वॉल्यूम, आप सिंपल बात है, बड़ा वॉल्यूम 10 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 25 को 50 अगर आप बड़ा वॉल्यूम ऑफ कर रहे हैं तो फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन भी करनी पड़ेगी, हम जैसे सीए की हेल्प भी लेनी पड़ेगी, हमसे उन्हें वेरीफाई भी कराना पड़ेगा। सर द ट्रुथ इज कि देखिए कहीं ना कहीं आपकी गाइडेंस से ना बहुत चीजें क्लियर हो जाती हैं, एंड यहाँ पर हमारी गाइडेंस काम नहीं करेगी, वी विल बी द ऑडिटर ऑफ दैट बुक्स। तो आप ये देखोगे मैं गड़बड़ कर रहा हूं या नहीं। उस केस में पता है, अगर आप अपने व्यापार में यानी कि अगर आप बिजनेस में अगर उस किसी भी चीज को मोल्ड कर देते हैं तो टैक्स मैं ये कह सकता हूं बहुत सारे एक्सपेंसेस जो एक्चुअल में आप क्लेम नहीं कर पाते वो वहां पर आप क्लेम कर सकते। तो मैं किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा पूछता हूं, मान लीजिए एक इंडिविजुअल है जो 10 लाख रुपए कमाता है जॉब से, यस, और 10 लाख उसने कमाए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से, ठीक है। अब मैं इंट्राडे ट्रेडिंग साइड रख देता हूँ, वो भी ऑब्वियसली इसी का पार्ट बन जाएगा। तो इफ यू वांट आई कैन बाइफरकेट द क्वेश्चन कि 10 लाख जॉब से कमाए, 8 लाख रुपए फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से कमाए और 2 लाख रुपए इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग से कमाए, ऐसे कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। उस केस में वो अपनी टैक्स प्लानिंग कैसे करे? देखिए सिंपल सी बात, मैंने आपको क्या बोला, 2 तरीके की रेट होती है, एक स्लैब रेट, एक स्पेशल रेट। एफ&ओ और इंट्राडे पर कोई स्पेशल रेट नहीं है, चैप्टर खत्म। यानी सब कुछ कहाँ जाएगा? आपकी नॉर्मल, मतलब सारी इनकम एक जगह जुड़ जाएगी, एक बास्केट में पूरा का पूरा। अब हम जैसे वो इंडिविजुअल है, कंपनी या कॉर्पोरेट या एलएलपी या कोई और फॉर्म नहीं है बिजनेस की,
तो वो भी क्या अपने सारे खर्चे क्लेम कर सकता है सब्जेक्ट टू एफ एंड और इंट्राडे ट्रेडिंग के अगेंस्ट? यस, एफ एंड और इंट्राडे में वो एक्सपेंस अपने तो मान लीजिए उस 10 लाख को कमाने के लिए उसने एडवाइजरी सर्विसेज ली, जिसके लिए उसने बिल प्रोड्यूस किए या सब कुछ किया, खर्चे भी हुए, उसने कुछ लेट सपोज कोई कंप्यूटर भी लिया बहुत अच्छी लेवल का, सब कुछ लिया, तो वो सब भी वो खर्चे क्लेम कर सकता है? कंप्यूटर की बात अगर आप करेंगे तो उसका एक्सपेंस आप तभी क्लेम कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो कैपिटल नेचर का हो गया। अदरवाइज यस, आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं, यस यस यस, वो ठीक है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट की, गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी इन दैट। बेसिकली इंडिविजुअल भी कर सकता है। हाँ। तो अगर उसने 10 लाख रुपए कमाया, हम इसे समझते हैं 10 लाख रुपए जॉब से कमा लिए, और 10 लाख रुपए उसने बिजनेस एंड प्रोफेशन से, और इस 10 लाख रुपए कमाने के लिए उसका 5 लाख का खर्चा भी हो गया, यस, वो माइनस हो गया, तो 15 लाख पे टैक्स भरेगा अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट। yes. और उसे 12 लाख की कोई रिबेट विबेट नहीं है, अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट पूरा टैक्स भरे। अगर दोनों को मिलाकर नहीं, अभी रिबेट आपने बीच में अचानक बोल दिया। रिबेट का बेनिफिट 4 लाख तक मिलेगा ना। रिबेट जो 12 लाख वाली है और जो 7 लाख वाली है, हाँ, वो यहाँ पर है नहीं है, लेकिन उसकी इनकम तो 12 लाख से ज्यादा चली गई ना। यस, इस वजह से मैंने बोला नहीं, इसलिए बोला। हाँ, यस, क्योंकि पता है हम कुछ ज्यादा सोचते हैं क्योंकि हमारे ना एक एक वर्ड की वैल्यू होती है। आपने कहा रिबेट नहीं मिलेगी तो मुझे लगा कि पूरा ही कॉन्सेप्ट खत्म। नहीं, अब इस क्वेश्चन को ऐसे एज पर अमाउंट, यस, ऐसे मॉडिफाई करते हैं। 10 लाख रुपए जॉब से कमाए, यस, 5 लाख रुपए बिजनेस एंड प्रोफेशन से कमाए, लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन से कमाने के लिए उसने 4 लाख का खर्चा कर दिया, यस, तो अब लॉजिकली उसकी इनकम 11 लाख रह गई। 11 लाख रह गई, तो क्या 12 लाख पे जो रिबेट है वो मिलेगी उसे? यस, इस फाइनेंस बिल के ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर पिछले बार के हिसाब से 7 लाख। यस, तो फिर नहीं, हाँ, मतलब वो जो है उसी बैलेंस में चलेगा। यस यस यस। सर, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एफ एंड ओ को लेकर खास तौर पे, क्या इस टैक्स को प्लान मैनेज किया जा सकता है कुछ? देखिए, समझदार को इशारा काफी, और मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ। अब आप घुमा फिरा के जबरदस्ती मुझसे कुछ बुलवाना चाहते हैं तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। बट यस, बट ऑब्वियस, अगर आप धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार से रिलेटेड, मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्यापार से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वह क्लेम कर सकते हैं। इस पे अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा ना गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफ़ी लोग इन्वेस्ट करते हैं, गिल्ट फंड्स जिन्हें हम बोलते हैं। इस पे हमें रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है या वैल्यू इंक्रीज होती है, इनका टैक्सेशन कैसे कंसिडर करती है? बेसिकली होता क्या है, जो ये बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ना, उस पर एक फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलता है। तो कुछ ऐसे भी बॉन्ड होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट ना स्पेसिफाई कर देती है कि भी ये एग्जेम्प्ट है। ओके, तो हाँ, टैक्स एग्जेम्प्टेड बॉन्ड, तो वो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। अदरवाइज अगर मैं नॉर्मल बात करूं, तो अगर आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली मिल रहा है, यानी कि मंथली मिल रहा है, टाइम टू टाइम, वो क्वार्टरली मिल रहा है, हाफ ईयरली मिल रहा है, एनुअली मिल रहा है, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट आपका चला जाएगा अदर सोर्स। और अगर आप सपोज कीजिए वो क्यूमुलेटिव होते जा रहे हैं, मैच्योरिटी पे मिल रहा है एक तरीके से, मैच्योरिटी से पहले ही आपने किसी को उसे सेल कर दिया, अच्छा, हाँ, तो उस केस में वो आपका कैपिटल गेन का पार्ट बन जाता है। अच्छा, यस। और अगर मैंने उसे मैच्योरिटी पे रिडीम करवाया, मैंने बेचा नहीं किसी को, तो उस केस में कैपिटल गेन का पार्ट, तो भी कैपिटल गेन्स। 2 पार्ट हो गए इसमें। अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट तो मैं इंटरेस्ट में ले ही रहूंगा, मेरी बात समझिए। होता क्या है, इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर ड्यू हो रहा है तो आपका टीडीएस डिडक्ट हो रहा होगा। मैंने ये वर्ड थोड़ा अजीब सा आपके सामने ले लिया कि गवर्नमेंट खुद उसके ऊपर टैक्स काटती है और आपके खाते में जमा कर देती है, टीडीएस, ठीक है। यानी कि अगर वो इंटरेस्ट को ड्यू कर रही है लेमन लैंग्वेज में, तो वो आपकी इंटरेस्ट इनकम हो गई, उस पर आपको अदर सोर्स में टैक्स लगेगा। और बॉन्ड अगर वो प्रीमियम पर मैच्योर कर देती है, तो जो डिफरेंस होता है वो आपका कैपिटल गेन में चला जाएगा। अब बेसिकली इसे अगर मैं थोड़ा सा और लेमन लैंग्वेज में लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए समझाऊं, तो मुझसे कह रहे हैं कि अगर हर साल तुम्हें पैसा मिल रहा है, प्रॉपर्ली तुम्हारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, तो वो अदर सोर्सेज पे टैक्सेबल हो जाएगा एज पर द रूल। टीडीएस इज समथिंग डिफरेंट, वो तो हर कोई काट रहा है। लेकिन अगर वो पैसा मुझे मिल नहीं रहा, हर महीने या हर साल मेरी बॉन्ड की वैल्यू बढ़ा देता है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट फैक्टर, जो मुझे मिलना चाहिए पर मिला नहीं कैश में, वो बॉन्ड में ही जुड़ता चला गया, और मैच्योरिटी पे रिडीम हुआ, तो वो मेरे कैपिटल गेन्स का पार्ट होगा। प्रीमियम अमाउंट, हाँ, ऑब्वियसली प्रीमियम अमाउंट, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पेड एंड व्हाट आई रिसीव।
तो वो आपके प्रीमियम का पार्ट है अगर, तो कैपिटल गेन का पार्ट। हर गवर्नमेंट बॉन्ड इसी तरह टैक्स होगा सर। अब सर एक थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, आपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के बारे में सुना होगा, ETF जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेड किए जाते हैं, उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग म्यूचुअल फंड होता है जिसे हम बोलते हैं लिक्विड बीज। उसमें क्या होता है कि हर महीने हमें इंटरेस्ट मिलता है, बट इंटरेस्ट कैश की फॉर्म में नहीं मिलता, हमें उसके इक्वल अमाउंट के यूनिट्स मिलते हैं। तो उसकी कभी भी जो लिक्विड बीज का जो प्रोडक्ट होता है उसे आप एक शेयर मान लीजिए, बॉन्ड मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, 1000 रुपए ही रहती है। हर महीने उसके अगेंस्ट मुझे जो ब्याज मिलना चाहिए वो कैश में नहीं मिलता, उतने यूनिट्स मेरे अकाउंट में, मेरे डिपॉजिटरी अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं और वो बढ़ते रहते हैं। तो देखिए, हम इसको ना इंटरेस्ट वर्ड यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपने इंटरेस्ट वर्ड यूज कर दिया तो मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज आएगी, अदर सोर्सेस। आप इसे ये कह सकते हैं कि अगर मैंने ये इसमें इन्वेस्ट किया लिक्विड बीज में, तो उस केस में मेरे को एक यूनिट वो देते रहते हैं, मैं इस शब्द को बोलूंगा, इस वर्ड को, तो वो यूनिट्स जो मिलती हैं वो अगर आप फर्दर शेयर करेंगे तो वो कैपिटल गेन का पार्ट होगा और उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 हो जाएगी, यानी कि खरीद वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी कि अगर आपने 100 रुपए का बेचा, उसकी खरीद वैल्यू 0 हो गई, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा कैपिटल गेन। तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट होगा क्योंकि हर महीने मिल रहा है मुझे, तो वो ना, कैपिटल गेन तब होगा जब उसे सेल करेंगे। अब इसे ऐसे समझते हैं कि हर महीने मान लीजिए मुझे 2 यूनिट मिल रहे हैं 2-2 हजार रुपए के, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 0 होगी। अब उन्हें अगर मैं 1 साल बाद बेचूंगा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में वो 0 वैल्यूएशन के साथ 1000 रुपए पे काउंट हो जाएंगे। और अगर मैं उन्हें 1 साल से पहले बेच दूंगा तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट हो जाएंगे। अब ये हमें समझना होगा, जैसे हमारे पुराने डिस्कशंस हुए कि हमारे लिए फेवरेबल क्या रहेगा, कि उन्हें लॉन्ग टर्म में बेचें या शॉर्ट टर्म में बेचें, अकॉर्डिंगली वी कैन प्लान। अब सर एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बड़ा एक ये मुद्दा सा है मेरे लिए कि ना इन सब चीज़ों को करने के लिए ना गवर्नमेंट बहुत खर्चा लेती है, बहुत सारे अलग अलग तरह के लेविस चार्जेस या खर्चे हमसे लेती है। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करवाता हूँ। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स STT, सेबी टर्नओवर फीस, GST ऑन ब्रोकरेज, स्टैंप ड्यूटी, मतलब आप ये समझो अदर देन ऑल दीज मैं ये खर्चे भी पे कर रहा हूँ, ब्रोकरेज से अलग मैं ये सारे खर्चे पे कर रहा हूँ। स्टैंप ड्यूटी, STT, सेबी टर्नओवर फीस, बहुत इनका कोई टैक्स ट्रीटमेंट कुछ गवर्नमेंट मुझे इनके लिए फेवरेबल देती हो, कुछ देती हो कि भाई ठीक है इतना सब कुछ पे कर रहा है। बहुत सारे लोग इस चीज को मुझे बोलते हैं कि भाई ये है वो इतना हम टैक्स दे रहे हैं। अगर बेसिकली मेरा मानना ये है कि टैक्स एक एसेंशियल पार्ट है। अगर टैक्स नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट की इनकम नहीं होगी तो वो हमें फैसिलिटीज नहीं दे पाएगी। आज आप बिंदास होकर के बोलते हैं कि भाई अगर उसने किसी ने भी कुछ भी कह दिया ना हमारे देश को, तो हम उसके घर में जाकर के उसकी पिटाई करके आएंगे। किस बेस पे कह पाते? सरकार अपनी कोई दुकान नहीं है उसकी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है आपके पैसे से आपके लिए, और उस पैसे का, हाँ वो मैं एक बात बोलूंगा कि उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हाँ ये तो सर वो हो रहा है मतलब प्राइमा फेसी हो रहा है और प्राइमा फेसी नहीं भी हो रहा है, वो एक अलग मुद्दा हो गया, बट हो रहा है। इसीलिए हम आज आराम से यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस भी कर पा रहे हैं। आप किसी दूसरे कंट्री में चले जाइए, कहीं भी चले, बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर आप आराम से रह भी नहीं सकते। आज की डेट में रोड डेवलपमेंट वगैरह सब कुछ टैक्सेशन की बदौलत है। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये हमारी कॉस्ट है, दिस इज द फीस विच वी आर पेइंग टू द गवर्नमेंट, जो हमें इतनी सारी फैसिलिटीज दे रही है। सर अब जब ये फैसिलिटीज की लड़ाई आती है ना तो मैं बैकएंड पे आ जाता हूँ बहुत बुरी तरह, क्योंकि जब फैसिलिटीज की लड़ाई आएगी ना तो पता नहीं चीजें कहां से कहां निकलेंगी, तो मैं उधर नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ मैं मानता हूँ टैक्स इज एसेंशियल कंपोनेंट, बट जैसे कहा जाता है कि टैक्स शुड बी टेकन एज एन एंड गिवन बैक एज अ रेन, क्या वो हो रहा है? दिखाई दे रहा है। लेट्स होप। तो हमारा क्वेश्चन था ये STT के बारे में और ये लेविस चार्जेस जो बेसिकली जो ये खर्चे हैं ना, ये बेसिकली आप सारे के सारे खर्चों का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप F&O कर रहे हैं
या इंट्राडे कर रहे हैं। सर अगर मैं लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी कर रहा हूँ और एफ&ओ भी कर रहा हूँ तो उसके अगेंस्ट भी एसटीटी तो मेरा जा ही रहा है, एलटीसीजी ऐसे, तो क्या वो मेरा बिजनेस एंड प्रोफेशन के खर्चों का पार्ट बन सकता है? नहीं बन सकता। तो वो आप कह रहे नहीं, तो मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करके जो एसटीटी वगैरह पे कर रहा हूँ प्लस जो बिजनेस एंड प्रोफेशन यानी एफ&ओ ट्रेडिंग करके जो भी ये खर्चे पे कर रहा हूँ, लेविस चार्जेस जिसने नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाता है, वो मैं एज खर्चा दिखा सकता हूँ। तो अगर मैं नॉर्मल आपकी लैंग्वेज में बोलूँ, लेमैन लैंग्वेज में, तो इट्स अ टैक्स डिडक्टेबल। तो सर जब ये सब क्लियर हो गया है तो अब मैं उन दोस्तों के बारे में बात करना चाहूँगा जो इंटरनेशनल बैठे हैं। हमारे पास रेगुलरली बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे उन फ्रेंड्स के बारे में जो इंटरनेशनल बैठे हैं, इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके बारे में। तो मैं एक क्वेश्चन लेना चाहूँगा। मान लीजिए कोई इंडियन है जो यूएस में बैठा है और उसका रेजिडेंशियल स्टेटस भी अभी इंडियन है, उसने वहाँ वो नौकरी कर रहा है, उसने $10,000 कमा लिया उस कंट्री में क्योंकि उसी कंट्री में काम कर रहा है, और यहाँ पर एफ&ओ मार्केट में काम करता है और उसने एफ&ओ मार्केट से 5 लाख रुपए यहाँ पर भी कमा लिए है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस अभी भी इंडियन है, तो उसका टैक्स कैसे होगा? देखिए बेसिकली अगर कोई पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है यानी कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है, वो दुनिया जहान में कुछ भी कमाए ही हैव टू पे द टैक्स इन इंडिया। अच्छा, यस। भले ही वो इनकम वहां जनरेट कर रहा है बाय जॉब, वो इनकम कहीं भी जनरेट कर रहा हो। अब आप कहोगे कि सर वो यूएस में बैठा हुआ है, यूएस सरकार कहती है कि मुझे टैक्स दो, भारत सरकार आप कह रहे हो मुझे टैक्स दो, तो वो बंदा तो 50% वहां दे दे, 50% यहां दे दे, फिर वो कमाई क्यों? करेक्ट। तो इस चीज के लिए ना हमारे यहाँ पर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट है। तो वो ये कहता है कि अगर आपने यूएस, वो डिपेंड करेगा एग्रीमेंट के ऊपर कि उस पर्टिकुलर इनकम पे कहां टैक्स देना है। मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर हमारी ट्रीटी के अकॉर्डिंग हमें अगर उस पर्टिकुलर इनकम पर यूएस में टैक्स देना है तो हमें जितना टैक्स हमने यूएस में दे दिया उतने अमाउंट की रिलैक्सेशन यहां पर मिल जाएगी, रेस्ट अमाउंट पर हमें टैक्स पे करना होगा। ओके, नंबर 1। नंबर 2, बाकी वही है आपकी बास्केट, फिर वही चीज आ जाएगी। ओके, सेम रूल्स के साथ, सेम रूल्स सेम प्रोविजन इन केस ऑफ रेजिडेंट। और यही क्वेश्चन अगर वो रेजिडेंट नहीं रहा तो मान लीजिए वो एनआरआई हो, नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में उसने वहां पर जो भी कमाया उसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, उसे इंडिया में 1 रुपया टैक्स नहीं देना। लेकिन उसने जो इंडिया के मार्केट से कमाया है, वो इंडिया से इनकम उसने एक्वायराइज की है, तो उन दैट पर्टिकुलर पोर्शन पर उसको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो आप मुझसे कह रहे हो कि अगर इंडिया में कोई भी इनकम आ रही है, मतलब मान लेते हैं उसने 2 लाख रुपए शॉर्ट टर्म कैपिटल, 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल, 2 लाख बिजनेस एंड प्रोफेशन मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन से कमा लिए, तो वो जो 6 लाख रुपए उसने इंडिया में कमाए, दाउ ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज अ एनआरआई, तो वो 6 लाख इंडिया में टैक्सेबल होगा? टैक्सेबल होगा, उसको ना तो एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलेगा, अच्छा, ना उसको रिबेट का बेनिफिट मिलेगा, लॉन्ग टर्म में 1,25,000 रुपए का बेनिफिट उसे मिल जाएगा। तो आप कह रहे हो कि 2 लाख रुपए एसटीसीजी, 2 लाख रुपए बिजनेस एंड प्रोफेशन, दोनों पे टैक्स भरेगा, लेकिन हमारे पास तो 4 लाख के स्लैब तक टैक्स ही नहीं है। मैंने क्या बोला, उसको स्लैब का बेनिफिट नहीं तो फिर वो उस पे कितने % से टैक्स भरेगा? स्पेशल रेट है। नहीं, बिजनेस एंड प्रोफेशन का 2 लाख, बिजनेस एंड प्रोफेशन के ऊपर स्लैब रेट के अंदर वो चला जाएगा, फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन में वो स्लैब, हाँ, तो उसका वहां मिल जाएगा, स्पेशल रेट पर नहीं मिलेगा। हाँ, तो एसटीसीजी पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, एलटीसीजी पे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन पे स्लैब रेट की वजह से 2 लाख पे टैक्स नहीं भरेगा। यस, मैं सही बोल रहा हूं। बिल्कुल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट था सर। अब एक थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन, जैसे हम भारतीय हैं, हम भारतीयों को क्या इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना अलाउड है? अगर है तो इस पे हम टैक्सेशन कैसे करेंगे, मतलब उसका क्या टैक्सेशन है? बेसिकली इंडियंस को बाहर ट्रेड करने से मना नहीं है, आप बाहर इंटरनेशनली आप ट्रेड कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू यहां पर बेसिकली जब हम बाहर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर आरबीआई आ जाती है पिक्चर में और फेमा एक्ट आ जाता है पिक्चर में। तो जब भी कभी आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करें, यस कर सकते हैं, लेकिन आप प्योरली उस चीज की एडवाइस ले लें कि फेमा एक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिमिट है। जैसे आज की डेट में $2.5 लाख आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बाहर, अब F&O वगैरह ये चीजें नहीं कर सकते। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा जब आप बाहर इन्वेस्ट करते हैं देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुली, क्योंकि फेमा की जो पेनल्टीज है वो बहुत ज्यादा है। ओके, तो मतलब आपका ये कहेगा कि किसी एक्सपर्ट से एडवाइस ले लो बिफोर वी इन्वेस्ट। लेनी चाहिए। तो और $2.5 लाख तक एज ऑफ नाउ अगर आज की हम बात करें, yes. तो हमें $2.5 लाख
अलाउड है कि हम बाहर की कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेड नहीं कर सकते, F&O नहीं कर सकते। सर तो सब कुछ ही क्लियर हो गया, बस एक ही चीज पूछूंगा आपको, हमारा इंडियन टैक्सेशन सिस्टम क्या सही लगता है? और अगर आपको एक अपॉर्चुनिटी मिले कि हमारी रिस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर को आप कोई अपील करना चाहे रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम, तो क्या रहेगी आप? देखिए, आज की डेट में तो मैं कोई अपील नहीं करूंगा क्योंकि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद ही अनाउंस कर दिया है दे आर इंट्रोड्यूसिंग एन अनदर एक्ट, वो इसको रिप्लेस कर रहे हैं। तो जब तक वो अप्रूव हो करके, वो पार्लियामेंट से अप्रूव हो करके, प्रेसिडेंट के साइन हो करके हमारे पास ना आ जाए, तब तक नो कमेंट। बट यस, आई होप कि वो बहुत अच्छा करेंगे, होपफुली सर, ये तो बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। लेकिन सर आज कई चीजों में आपने तो मेरे टैक्स के कई फंडेस फाइनेंशियल मार्केट को लेकर बिल्कुल ही हिला दिए। मैं सच बोलूं, कई चीजों का ऑब्वियसली मुझे भी कंफ्यूजन था, जो आपसे बात करके आज मुझे बहुत क्लियर हुआ। एंड फॉर दैट आई लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द एंड ऑफ IBBM फैमिली एंड ऑब्वियसली आवर व्यूअर्स आल्सो, जो टैक्स को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। लेट्स बी, मेरे पास इतनी क्वेरीज है ना टैक्स को लेकर कि मैं भी कई बार परेशान हो जाता हूँ। कोई नहीं, आप बुलाते रहिए। सर अब नए टैक्स कोड इंट्रोड्यूस होने पे बुलाएंगे ताकि पता तो लगे अब क्या गवर्नमेंट करने वाली है हमारे साथ। होपफुली अच्छा ही करेगी, ये तो मेरी पूरी उम्मीद है। बाकी आई वुड सर्टेनली लाइक टू थैंक यू कि आपने हमें इतना प्रेशियस टाइम दिया, इतनी पेशेंटली हमारे क्वेश्चंस का आंसर किया, जो कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स का था। इसके बाद हो सकता है वो अपनी टैक्स प्लानिंग एटलीस्ट फॉर फाइनेंशियल मार्केट्स सही तरीके से कर पाएंगे। एंड इसके लिए थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अवेटेड वीडियोस बाय IBBM, जिसमें आप लोग हमसे टैक्स को लेकर बहुत कुछ पूछते थे, और आज CA अनुपम पराशर जी ने, जो कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हैं इन दिस फील्ड, आपके सारे क्वेरीज का आंसर किया। अब आप लोग इसे देखकर पूरी अपनी टैक्स प्लानिंग ढंग से कर सकते हैं और अपने टैक्स को ठीक तरीके से भर सकते हैं। विद दिस एंडिंग आवर वीडियो on taxation and Indian financial system, your host Sudhanshu Singh. Thank you so much.